अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। आईने पाकिस्तान में हर इदारे का दायरे इख्तियार वाज़ेह तौर पे दर्ज है। बताया गया है कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, लिहाजा कानून साजी का काम या आइन में तरमीम का काम, आइन लिखने का काम ये पार्लियामेंट का काम है। उसकी तशरीह का काम जुडिशरी का काम है, उसकी इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करती है। ये आइन में जो दिए गए दायरे हैं इख्तियार, ये बिल्कुल वाजे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हर चंद साल के बाद किसी न किसी सियासी मसले पर, हुकूमतों के टूटने या बनने पर, हुकूमत और पार्लियामेंट और अदलिया अक्सर हमारा माजी है, ये आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आजकल फिर इस तरह की मखसूस नशिस्तों को लेकर इस तरह की एक सूरत हाल बनी हुई है कि एक फैसला आता है, वहां से हुकूमती अरकान जो उस फैसले को पसंद नहीं करते, वो एक आइन साजी, कानून साजी का ऐलान करते हैं और बताते हैं कि पार्लियामेंट का सिर्फ हक है, उनके हक पे डाका मारा जा रहा है वगैरह। इस ना खत्म होने वाली बहस हमारे यहाँ जो जारी है, इसको हम समेट तो नहीं सकते, लेकिन रहनुमाई के लिए इज़हार है कि एक सीनियर कानूनदान ही हैं जो बता सकते हैं, और पार्लियामेंटेरियन भी रहे हों तो क्या ही बात है। हमने रहनुमाई की दरख्वास्त की जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन साहब से। पाकिस्तान के उन सियासी रहनुमाओं में इनका शुमार होता है जिनको अब तबर्रुक की हैसियत हासिल है। उसकी वजह यह है कि बहुत सीनियर सियासतदान हैं। पाकिस्तान की तारीख जो बनी है उसमें खुद ये एक किरदार है। तो चौधरी साहब से रहनुमाई लेते हैं और पूछते हैं कि मौजूदा जो तनाव एक दफा फिर से खड़ा हो गया है, दिखाई देता है कि एक जानिब हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहाद है जो पार्लियामेंट का नाम लेके खड़ी है, दूसरी तरफ जुडिशरी है। तो ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से इस तनाव का अंजाम आखिर क्या होगा? क्या अदालत के फैसले पर आखिरकार अमल करना होगा, या खुल के जो इजहार किया जा चुका है कि हम अदालत के फैसले को डिले में डालेंगे, टाइम निकालेंगे, यानी इसमें ये कैसी स्ट्रेटजी है? पूछते हैं जनाब चौधरी साहब से। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ये मौजूदा जो सूरत हाल है, जाहिर है आप बाखबर आदमी हैं, हमसे ज्यादा बाखबर है, रहनुमाई कीजिए कि आप कैसे देखते हैं इस मसले का हल क्या होगा? इस मसले का हल जो पहले हमारे पाकिस्तान में होता रहा है, रिवायत तो यह है कि वो तीसरे फरीक के हाथ में होता है, और दोनों फरीक जो है वो बस कुछ वो शॉर्ट फेंसिंग करते रहते हैं, पर हतमी काम आके तीसरा फरीक करता है। अब तीसरे फरीक के बारे में एक फ़र्क आया हुआ मैं समझता हूँ इस वक्त, कि जो अदालत है वो इस मामले पर पहले से बहुत ज़्यादा अटल है। उसकी जो इरादा है उसका, जो मैं समझा हूँ कि ये जो मामला अज़ल से अब तक चलता आ रहा है और अब तक चलेगा, ये मामला है कि पहले क्या आया या पैदा हुआ, अंडा या बच्चा, अंडे का बच्चा, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? अब इसका कोई फैसला नहीं कर सकता। इसी तरह इसमें ये है, पार्लियामेंट कहती रहती है हम कानून बनाएंगे और हम उसकी तशरीह करेंगे क्योंकि हमने बनाया है। अदालत कहती है कि आप कानून बना सकते हैं, पर उसकी तशरीह क्या है वो हम ही करेंगे, वो हमारा हक है। अब ये चीज़ एक तरह की सी सौ जिसका होता है, ये चलता रहता है। और तारीख़ में कभी पार्लियामेंट में ज़्यादा मजबूत हो गई है तो बादशाह जो अदलिया का भी एक लिहाज से और इस्टेब्लिशमेंट की इंतहा है ऊंचाई की, उसको पार्लियामेंट ने फांसी भी लगा दिया, गला भी काट दिया, गिलोटिन कर दिया। बरतानिया में हुआ तो 100 साल पहले, हमारे हुआ 50 साल पहले। तो एक तो ये है कि ये फैसला नहीं हो सकेगा जी, लेकिन हमारे यहाँ जिसका जिक्र आपने किया, जी आपने जिक्र किया एक तीसरे फरीक इसमें पीछे, मैं अर्ज करता हूँ, सब जानते हैं कौन है। एक फरीक इसमें से पीछे हटेगा,
अब मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है जिसने खुल के टक्कर ली है अदलिया से और धावा बोल दिया था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के कोर्ट रूम पे, और जज अपनी कुर्सियां पीछे फेंक के और पीछे दरवाजे से, उन पीछे ही दरवाज़ा होता है उनका, इधर सामने अदालत होती है, पीछे से वो आते हैं बैठते हैं अदालत में, तो भागे थे। और फिर इन्होंने चीफ जस्टिस, आपको रीप्ले देख रहे हैं, आपको ऐसे किसी ऐसे मंजर का रीप्ले देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं, पर मैं समझता हूं कि इस वक्त की अदलिया जो है वो ज़्यादा मजबूत है। इस वक्त की अदलिया, इस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो उसकी कोई इख्तियारात ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ गए, वो बाहर बैठे हैं उस अरीना से, और वो बुझे बुझे हैं, उनकी उम्मीदें और उनकी तवक्कुआत सारी ख़त्म हो गई हैं। जो उनके साथ नारे लगाने वाले और हमला करने वाले बड़े तेज़ तरार लोग थे, वो ख्वाजा आसिफ जैसे, वो अब उनकी वो जवानी थी, अब वो नौजवानी नहीं रही है। अब नौजवान जो आए हैं मैदान में, वो अताउल्ला तारर जैसे उतनी फिनेस नहीं रखते। तो इस वक्त पार्लियामान का बड़ी कमज़ोर है उस ज़माने से, और अदलिया बहुत मजबूत और ताकतवर है उस 1997 से कंपेयर करें। लेकिन जो तीसरा फरीक है वो इस वक्त पार्लियामेंट के साथ खड़ा है, और वो ज़रा उसकी तवक्कुआत अदलिया पूरी नहीं कर रही, और अदलिया ने करनी भी नहीं, इन जजों ने तो नहीं करनी। ये दीज जजेस आर नॉट ए वॉक ओवर, इनमें सलाहियत भी ज़्यादा है, इनमें अज़्म भी ज़्यादा है। तो चौधरी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी सारी जिंदगी जमहूरी हकूक की जद्दोजहद, उस यानी जमहूरियत की बालादस्ती की जद्दोजहद में आपकी जिंदगी गुजरी है, तो अब आप जब देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है या तीसरा फरीक जो है वो पार्लियामेंट के साथ खड़ा है, तो डज दैट मेक यू हैप्पी, कंटेंटेड, और यू आर स्टिल फाइटिंग फॉर समथिंग एल्स? नहीं, तीसरे फरीक को तो किसी के साथ खड़ा ही नहीं होना चाहिए, उसका तो किरदार ही कोई नहीं इसमें, पर खड़ा है। उसको मैं ये इस बात हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि खड़ा है। और पार्लियामेंट के साथ क्या खड़ा है, वो तो बैसाखियाँ बन के जो पार्लियामेंट का शहज़ादा होता है और बादशाह होता है, उसको भी उसकी बैसाखियाँ बन के वो शहबाज शरीफ को खड़े रखे हुए हैं, और शहबाज शरीफ वो हर काम करने को तैयार है, जो उधर से इशारा है और इशारे से पहले करने को तैयार। तो ये कोई हमारे इदारों के लिए, किसी भी इदारे के लिए, ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, और इससे सब इदारों को और मुल्क को नुकसान होगा। अच्छा, ये आपने फरमाया कि मतलब है कि वो जो तीसरा फरीक है उसको इन्वॉल्व भी होना चाहिए, और पार्लियामेंट कमज़ोर है, हुकूमत कमज़ोर है, अदलिया ताकतवर है, और टकराव बहरहाल दिखाई दे रहा है, तो फिर ये नहीं, इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम वैसे तो मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी जल्दी सामने आ जाएगा, मेरी राय दानिश में। उसकी वजह ये है कि जितनी ये है पार्लियामेंट में अक्सरियत जो लोग हैं, और ख़ासकर नून लीग के जो पंजाब से MNA MPs हैं, उनके तो आंगनों में
उनके सहन में हर किसी के एक गड़ी हुई लाश है, जिंदा दरगोर, और उसने किसी वक्त निकल आना है। और अगर वो निकल आई तो ये इनकी तो तबाही हो जाएगी, इस जमात की तबाही हो जाएगी। जी, आपके ख्याल में इस मौजूद तलखी में जो जारी है, हम सब देख रहे हैं, इसमें अचानक जो नवाज शरीफ साहब के हलके का कंट्रोवर्शियल हो जाना, खबरों का सामने आ जाना, पहले एक टीवी फिर दूसरा टीवी और अब सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है उनके, यानी इंतखाब पूरा का पूरा मशकूक हो चुका है। लेकिन पीएमएलएन या इलेक्शन कमीशन या हुकूमत वफाक में हो या पंजाब में हो, कोई जवाब उसका अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे पा रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं जी, यही तो लाश, जिंदा दरगोर लाश है उनके सहन में। वो फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47, फॉर्म 48, ये 4 फॉर्म हैं जिन पे उन्होंने रद्द-बदल किया है। यास्मीन राशिद के वोट से लाख से ऊपर उसके 17,000 कर दिए, और मियाँ साहब के उसी दस्तावेज पे मियाँ साहब से के 19,000 से उठा के लाख से ऊपर कर दिए। यही मरियम की फॉर्म है, यही वज़ीर आज़म की। आप देखते नहीं हैं इनमें कोई एतमाद नहीं नज़र आता शहबाज शरीफ के चेहरे पे या नवाज शरीफ के चेहरे पे। नवाज शरीफ का वो चेहरा नहीं है जो लंदन। जी जी, जय साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि ये मौजूदा तनाव अगर बढ़ता रहता है और उसके नतीजे में अगर कोई ऐसा कदम उठा लिया जाता है कि जिसमें बुनियादी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं या कोई बड़ी पाबंदी आ जाती है, तो ये तनाव का कोई बेहतर इंजाम होगा। मतलब इसका आप इस तनाव का जो, जैसे महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में मुज़ाकरात का भी हम सुन रहे हैं, तो कोई सानहे के बगैर आगे निकलने की आफियत हो, जिसमें सबकी आफियत हो, मुल्क की आफियत हो, वो रास्ता क्या हो सकता है? सानिया किसके लिए होगा? सानिया अशराफिया के लिए होगा। गरीब आदमी को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आम पाकिस्तानी को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे लिए होगा कि हमारी पार्लियामेंट टूट गई, हम निकल गए, हम इधर हो गए, हम उधर हो गए, और जो इदारा इसमें ज़्यादा आगे बढ़ेगा उसका नुकसान होगा। उसको ये ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी इस रियासत को चलाने की, जो इसको हमने चलाने का कोई तरीका छोड़ा नहीं इसके लिए कि ये स्मूथली चल सके। अब रफ़ टाइम्स ही हैं, मुझे तो लगता है अहेड, वेरी रफ़ टाइम। और एक ये भी है कि एक फरीक को इन 3 जो हमने बातें की हैं उसको बिल्कुल ही बाहर रखा हुआ है। वो लोग उसके साथ हुए बहुत सारे, पर उसको हमने इंसुलेट कर दिया है। ईरान अगर इसराइल पे अटैक करता है तो उसका नतीजा क्या होगा, और अगर वहां पे जंग बढ़ती है तो उसका पाकिस्तान पे क्या असर हो सकता है? तेल की कीमतों के हवाले से बात कर रहा हूँ, सी लेन्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, शिप्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी देखें, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ तक तो तेल और ये गुड्स की रसाई जहाँ से और जहाँ से नकलो हरकत होती है। एक साउथ चाइना सी है और एक ये रेड, ये यमन के साथ जो रेड सी है। यहाँ तो हॉस्टाइल, इधर यमन में तो हॉस्टाइलिटीज़ शुरू हुई हैं और शिपिंग को बड़ा, जहाज़रानी को बड़ा नुकसान हो रहा है, और इंश्योरेंस की रेट्स बहुत बढ़ गए हैं जिससे कीमतें भी बढ़ेंगी, ज़ाहिर है। और तेल की भी चूँकि यहीं से रसद जाती है बहुत सारे यूरोप, सदर्न यूरोप सारे को, तो वो भी वहाँ भी तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी। मैं जो देखता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ईरान कोई बम चलाए या 50 जहाज़ भेज दे इज़राइल पे या 200 ड्रोन्स भेज दे और वो सारे निशाने पे लगें। टेक्नोलॉजी इसराइल के पास
बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है ईरान के मुकाबले में। तो इसलिए ये तो शायद ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ एक ऐसी जंग और ऐसी ऐसी तफरीक और एक ऐसा दौर और अहद आ रहा है कि जहाँ ये जंग सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक नहीं रहेगी, सिर्फ यूरोप तक नहीं रहेगी, ये दुनिया के हर फर्द और हर घराने में ये फैलने वाली जंग है। हर घराने में, या कम से कम हर मोहल्ले में घराना इकट्ठा भी रहे, लेकिन दुनिया के हर मोहल्ले में, इन द सेंस के मैं निकल के जा रहा हूँगा लंदन में अगर रहता हूँ तो लोग मुझे टारगेट समझेंगे कि ये मैन ऑफ कलर है। अब वो कहीं जा रहे होंगे, कोई गोरा जा रहा होगा, उसको कोई हमारे रंग वाला, गंदमी रंग वाला, जिल्द वाला या स्याह जिल्द वाला, वो उसके पीछे लगा होगा उसको मारने। ये जो हुआ है ना, ये बहुत ही, और इसमें इसराइल और अमेरिका ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इस दुनिया को। साथ और भी आए हैं। ये जो ट्रंप, मैं समझता हूँ 3 आदमियों ने इस दुनिया को बदल दिया। एक है ट्रंप, एक है जो अब कमला हारिस को कहता है आर यू एन इंडियन और अ ब्लैक, वो अब इस किस्म के रिमार्क्स। एक ट्रंप, एक नेतन्याहू और एक मोदी, इन तीनों ने इस दुनिया में सारे जो जितने भी इख्तलाफात थे, जितने भी तकसीमें, ऐसी सतरें थीं या ऐसी लाइनें थीं जो तकसीम करती थीं, उन सब से ऊपर उन्होंने ये इंसान के रंग को, नस्ल को, ज़बान को और उसके मज़हब को, अक़ीदे को, इनको वो बैटल लाइंस बना दिया है। और हर इंडिविजुअल के हाथ में सलाहियत है किसी और दूसरे इंडिविजुअल को मारने की, और दुनिया एक अनार्की, ग्लोबल अनार्की की तरफ जा रही लगती है। चौधरी साहब, ये जो दावा किया जाता है कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के सदर आ गए तो पाकिस्तान में पीटीआई को फायदा हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त को रिहाई मिल जाएगी, डू यू टेक इट सीरियसली? इसके अंदर कोई सब्सटेंस है या ये बस हौसला बढ़ाने की बात है? नहीं, ये तो रियासतों के अपने मफाद होते हैं, किसी भी फ़र्द के मफाद नहीं हो देखती रियासत। अगर उनको महसूस हुआ कि यहाँ की जो बाकी इदारे हैं और बाकी जो ग्रोह हैं और जमातें हैं और जो भी अपने आप को एक किस्म की समझता है, एक अपनी शनाख्त अलहदा समझता है, वो फ़ौजी हो, वो सिविलियन हो, वो देवबंदी हो, वो बरेलवी हो, वो ईसाई हो, वो मुसलमान हो, वो काला हो, वो गोरा हो, ये सब शनाख्तें जो हैं ये एक किस्म की लकीरें बन जाएंगी, फायर वॉल्स बन जाएंगी, और उस तरफ दुनिया जा रही है और तेज़ी से जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी मैं ये समझूं कि डोनाल्ड ट्रंप के बहरहाल वहां पे आने से पाकिस्तान की किसी सियासी लीडर को कोई रिलीफ मिलने का, ये दूर यानी फेंकने वाली बातें हैं, दिल खुश करने वाली बातें। अब तो अमेरिका में भी वैसे इस वक्त वक्ती तौर पे तो ट्रंप बहुत उलझन में है कि ये क्या खातून आ गई है जो खातून जी, और इसका मुकाबला कैसे किया। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चौधरी साहब से हमारी गुफ्तगू थी। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद दोबारा आपसे यही मुलाकात होती है। इस कमर्शियल ब्रेक जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से जनाब एजाज सैयद साहब ने। पाकिस्तान के बाखबर तरीन सहाफियों में इनका शुमार होता है और खबरें ही हैं जिनकी हमें तलाश रहती है। एजाज सैयद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया।
इससे पहले कि मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज करूं, लाजमी है कि मैं यहाँ ये वजाहत कर दूं कि प्रोग्राम के इस सेगमेंट के लिए हमने असद कैसर साहब को भी दावत दी थी, जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं। चंद दिन पहले उनसे मैंने गुजारिश की थी। आज उनके सेक्रेटरी रिजवान साहब की कॉल सुबह आई, जिसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग का वक्त कंफर्म किया। उसके बाद उनका एक दूसरा स्टाफ है जहूर, उनसे मेरी टीम की बात होती रही, उन्होंने कंफर्म किया। लेकिन एट द 11th आवर उन्होंने कहा कि आप आधा घंटा मजीद इंतजार कर लीजिए, जो कि एक बहुत गैर गैर पेशावराना हरकत है, बहुत नॉन सीरियस हरकत है। और कमिटमेंट का जो प्रोफेशनल कमिटमेंट जो होती है, उसकी जरा सी भी वैल्यू, वो पीटीआई का जो पख्तूनख्वा चैप्टर है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम पहले दिन से मैं देख रहा हूँ कि ये लोग नॉन सीरियस लोग हैं। एजाज सैयद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो मार्का लड़ाइयां पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। सियासी लड़ाई, इदारों की लड़ाई, ये कोई नई बात, गैर मामूली वाकयात से पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है। लेकिन ये कि किसी लड़ाई का इस हद तक तवील हो जाना, ये जो हम देख रहे हैं कि एक ताकतवर फरीक माजी में हमेशा से रहा है, वो दो इदारों के बीच अगर मदाखलत यानी लड़ाई हो तो वो हल कराने सामने आता है, काकड़ फार्मूला लेकर आता है। लेकिन अब वो खुद एक लड़ाई में शरीक है और लड़ाई का इख्तिताम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। इट इज ऑन गोइंग। ये क्या वजह, क्या है इतना तवील इसका चल, यानी कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? बहुत शुक्रिया अनीक भाई। अनीक भाई, जो फैसला ना होने की एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है, और वो बुनियादी वजह ये है कि जो एम्पायर है वो मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब 2014 में जो धरना लेके आए थे, तो उन्होंने अदलिया को पहले मरहले में एम्पायर नहीं माना था, उन्होंने GHQ को, रावलपिंडी को एम्पायर माना था। और आपको याद हो कि उस वक्त वो जनरल राहील शरीफ से मिलने गए थे, और फिर जनरल राहील शरीफ ने उनको शायद सब्ज़ झंडी नहीं दिखाई थी, तो फिर वो वापस आ गए थे, मायूस हो गए थे। और फिर बाद में वो अदलिया के पास गए थे, और अदलिया ने उस वक्त 2014 में इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था कि इलेक्शन उनके चोरी हुए हैं, तो अदलिया ने उनके केस सुना, लेकिन उनके मौक़िफ़ को पजीराई अदालत में जाके दलील, सबूत और आर्गूमेंट के मैदान में नहीं मिल सकी। बाद में आपको पता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट अक्सर एम्पायर होती है, और इस्टेब्लिशमेंट ना हो तो अदलिया एम्पायर होती है, जिसके पीछे भी आमतौर पर इस्टेब्लिशमेंट माजी में हम देखते रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है, और डिफरेंट इसलिए है कि किसी भी जो अदारा है उसको कोई भी एम्पायर मानने के लिए तैयार नहीं है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को न्यूट्रल एम्पायर मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी इमरान खान साहब की उंगली पकड़ी, उस इस्टेब्लिशमेंट से ये पहले लड़ाई करते रहे पूरा एक साल। आप देख लें कि जब से ये इक़्तिदार से निकले हैं और जब से ये जेल में गए हैं 5 अगस्त 2023 से ऑनवर्ड, आप देख लें, शुरू में ये इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की बात करते रहे और कहते रहे कि जी मैं तो इनको देख लूँगा, सारे ज़िम्मेदार ये नाम ले लेके कहते थे। फिर 8 फरवरी के जब इंतखाबात हुए 2024 के, तो फिर उन्होंने कहा कि जी अब मुज़ाकरात का भी वक्त गुजर चुका है, अब मैं मुज़ाकरात भी नहीं करूँगा। फिर अभी दोबारा आ गए हैं कि अब मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मुज़ाकरात के लिए बात किससे करना चाहते हैं? पॉलिटिकल पावर से बात नहीं करना चाहते, तमाम पॉलिटिकल क़यादत से बात नहीं करना चाहते जो कि न्यूट्रल एक एम्पायर बन सकते हैं। वो अदलिया से बात नहीं करना चाहते जो कि एक न्यूट्रल एम्पायर हैं, आइन ने उन्हें ये इख्तियार दिया हुआ है। वो बात करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन जब आती है बात अदलिया की, तो आप देखिए कि अदलिया अगर रिमार्क्स दे इनके मुखालिफ, तो सोशल मीडिया के ऊपर अदलिया और जजेस के ट्रेंड चलाए जाते हैं, और अगर रिमार्क्स दे इनके हक़ में या फ़ैसला दे इनके हक़ में, तो वो जजेस दुनिया के ईमानदार तरीन जजेस हैं, जजेस कहलाए जाते हैं इनकी सोशल मीडिया टीम्स की तरफ से, जो जिन्होंने इनके हक़ में फ़ेवर दिया हो और जिन्होंने ज़रा भी मुखालफत की हो, चाहे वो आइन और कानून के कितने ही मुताबिक क्यों ना हो, उनको ये बिकाऊ माल और न जाने क्या क्या अलकाबात उनसे नवाजते हैं। तो मामला ये है कि इस जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसमें किसी एक अदारे की और किसी एक फ़र्द की इज़्ज़त बाकी नहीं रही। माजी में आपको याद हो अनीक भाई कि हमारे जब नए नए हम जर्नलिज्म में आए थे, तो एक साहब हुआ करते थे, उनका नाम था नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान। नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान
कि जिससे जितनी भी लड़ाई हो वो उनको ला के बिठा लेते थे एक टेबल के ऊपर। नवाज शरीफ साहब से लड़ाई हुई, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में आए तो वो उनके साथ बैठे हुए थे। बेनजीर साहबा से नाराजगी हुई तो अपोजिशन में आए तो उनके साथ बैठे हुए थे। और फिर अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बुनियाद जिस बंदे किसी ने रखी है तो वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान है। उस जैसी शख्सियत, नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसी शख्सियत आज मौजूद नहीं है। फिर अदलिया में भी हमारे कोई ऐसे लोग आते थे जिनके ऊपर लोग एतमाद कर लिया करते थे। और हमारी फ़ौज में भी आपको याद है कि वहीद काकड़ साहब, उनको अपोजिशन ने भी एक मौके पे आके एतमाद किया और हुकूमत ने भी आके एतमाद किया। वो जैसे भी किया वो भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि किसी के पास, जिसे कहते हैं ना कि किसी की इज़्ज़त इतनी रही नहीं, इन्होंने सबकी इज़्ज़त ख़राब कर दी, अपनी भी की। तो ये मेरे ख्याल में बुनियादी मामला ये है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि एक तो हम समझने की कोशिश करें कि लड़ाई अगर जारी है तो लड़ाई का फरीक कौन कौन है। वो अनीक भाई, वो किसी का क्या खूबसूरत शेर था कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। मामला ये शुरू हुआ था पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई से। बाद में पीटीआई इसे पहले अमेरिका में ले गई कि अमेरिकी साजिश है, फिर बरतानिया में ले गई कि बरतानिया का कोई प्लान है, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ गई कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई प्लान है। फिर और तो और इन्होंने हुसैन हक्कानी साहब को एक दफ़ा बीच में शामिल कर लिया कि हुसैन हक्कानी ने कोई प्लान किया था। तो पीटीआई घूमती रही, लेकिन एक्चुअली लड़ाई जो शुरू में हुई थी वो थी पीटीआई वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि ये जो लड़ाई है उसने एक नई टर्न ली। फिर पीटीआई वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई, बल्कि पीटीआई एक काज बनी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई का, और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो गई। फिर हम देख रहे थे कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई वो शुरू हो गई है। इस सारे खेल में जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह ही काम करती रही। इनके जो वज़ीर आते भी थे उनका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं था। फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब वो तो कोई इतने इम्पैक्टफुल, जिसे कहते हैं ना, ओरेटर नहीं है, मुकर्रर नहीं है, या वो जब कोई बात करें तो शायद लोग उन्हें ज़्यादा सीरियस भी नहीं पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर लेते। तो हमने देखा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो आई और उन्होंने जब अदलिया ने फैसला दिया मखसूस नशस्तों के हवाले से, तो उन्होंने आकर अदलिया पर तनकीद शुरू कर दी। और आपके और मेरे सामने है कि उन्होंने आके तकरीर की। तो यूं लगा कि जिस तरह अब लड़ाई जो है वो अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट हो गई है, क्योंकि पार्लियामेंट ने भी आके अनाउंस कर दिया कि हम कानून साजी करेंगे। आपको पता है कि कानून साजी अभी उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उन्होंने मखसूस नशस्तों के हवाले से एक कानून साजी की इनिशियल अप्रूवल दे दी है। तो ये इस लड़ाई की मुख्तलिफ जेतें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो लड़ाई है वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की ही है। अनफॉर्चुनेट बात यह है, मौजूदा दौर में आम तौर पे होता, माजी में किसी ज़माने में ये होता था कि इस्टेब्लिशमेंट को जो हुकूमतें हैं, सिविल हुकूमतें हैं, अपने परों के नीचे ले लेती थी। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है कि ये हर तरफ, जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में हम सारे नज़र आती थी कि इस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रही है, इधर भी ये, यहाँ पर भी ये मामला है कि यहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट ही नज़र आती है। हुकूमत जो है अनफॉर्चुनेटली वो नज़र नहीं आ रही। जो मरीम साहब हैं वो पंजाब में है और उनका नेशनल लेवल के ऊपर उस तरह से वो एक्टिव नहीं है, और नेशनल लेवल पे उन्होंने एक ही बयान दिया जिसका मैंने जिक्र किया। तो अनफॉर्चुनेटली जो नज़र आ रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट ही नज़र आ रही है। जो बफर जोन है वो इतना जिसे कहते हैं थिन है, कमजोर, जिसमें गवर्नमेंट शायद मेरे ख्याल में वाज़े तौर पे प्रोटेक्ट ना कर पा रही है, ना वो हो रहे हैं। उसमें उनका अपना भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा कसूर है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ ने ये बयान अचानक क्यों दे दिया? ये जनरल फैज का जो वाकया सुनाया, इसका सियासी फायदा तो पीटीआई को हुआ है, तो फिर ये किस पे उन्होंने हिट किया? ख्वाजा आसिफ किसको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक बात जो मुझे समझ में आती है ना, वो ये समझ में आती है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये बड़े एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। मैं ज़ाती तौर पे उनको बहुत पसंद करता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये देखता हूँ कि अब जो नून लीग हो या पीटीआई हो,
उन्होंने जो पंचिंग बैग बना लिया है वो फॉर्मर आर्मी चीफ को बना लिया है, जो कि कमर जावेद बाजवा हैं। नून लीग को गुस्सा इसलिए है कि वो कहते हैं कि जब हम नवाज शरीफ साहब 2017 में निकले थे तो उसकी वजह वो उनको गर्दानते हैं। जो तहरीक इंसाफ है वो कहती है कि जी 2021 में 2022 में अप्रैल में जब वो निकले थे तो उसकी वजह बाजवा हैं। ये दोनों अपनी अपनी वजूहात बताते हैं, दोनों साइडें अपनी जो जिसे कहते हैं ना पूरी बात नहीं बताती। ख्वाजा साहब ने जो बात की है, ख्वाजा साहब ने एक वाक़या नरेट किया है, वो जनरल फैज़ हमीद साहब का वाक़या है। और वो वाक़या वो बताते हैं कि जनरल एजाज़ अमजद जो कि मेजर जनरल एजाज़ अमजद जो कि जनरल कमर बाजवा के वो ससुर थे, उनके घर पे उनकी मुलाकात हुई है। गो के फैज़ हमीद साहब के करीबी ज़राए ने मुझसे खुद रब्ता किया और उन्होंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, और मेरी कुछ और लोगों से भी बात हुई। आल्दो के मैंने जब पर्सनली चेक किया तो मेरे हाल में फैज़ हमीद साहब की मुलाकातें ख्वाजा साहब से ज़रूर होती रही हैं एजाज़ अमजद साहब के घर पे। और फैज़ हमीद साहब चूँकि गो गेटर थे और वो जिसे कहते हैं ना कि जब उन्होंने कोई चीज़ हासिल करनी थी तो करनी होती थी, जिस तरह के इंटेलिजेंस के लोगों का काम होता है, तो वो सच झूठ सब कुछ मिला देते हैं लोगों को इंगेज करने के लिए। तो मेरा ये ख्याल है ख्वाजा साहब ने वाक़या गलत नहीं सुनाया, लेकिन एट द सेम टाइम ख्वाजा साहब की अगर आप गुफ्तगू गौर से सुने तो उसमें इंप्रेशन ये लगता है कि जिस तरह कमर जावेद बाजवा साहब जो उस वक्त के आर्मी चीफ हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे या वो भी उनसे वहाँ पर मिलते रहे। तो मैंने जब मालूमात चेक की हैं तो बाजवा साहब कभी उनसे नहीं मिले मेजर जनरल एजाज़ अमजद के घर के ऊपर। और आपको पता है एजाज़ अमजद साहब वो बड़े खुले डुले हैं, उनकी महफिलें भी बड़ी खुली डुली होती हैं, तो वहाँ पर काफ़ी लोग जाया करते थे जब जनरल बाजवा होते थे, जब वो आर्मी चीफ थे। हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के बहुत बड़े बड़े नाम वो भी जाते रहे। आखिरी सवाल करूंगा शाह साहब के आपके ख्याल में मौजूदा ये जो तनाव है मखसूस नशिस्तों के ऊपर पार्लियामेंट और अदलिया, इसके बीच में कोई एम्पायर आएगा, ये खुद तय करेंगे, ये मामला कहाँ जाता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए जो पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो तनाव आया है, ये मामला एक दिन में हल नहीं होगा, ये मामला आगे बढ़ेगा। जो कानून साजी पार्लियामेंट करने जा रही है, इस कानून साजी के ऊपर भी पटिशन होगी अदालत में और अदालत के सामने मामला आएगा। और फिर देखना होगा कि अदालत जिसके चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा हैं, जिन्होंने खुली अदालत में ये कहा हुआ है, कैमरों के सामने कैमरे लगे हुए थे, कहा हुआ कि हम तो पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं और पार्लियामेंट का कानून पर यकीन रखते हैं। और आपको याद हो कि जब पार्लियामेंट की एनिवर्सरी थी सालाना 73 के आइन की 50 साला मुद्दत पूरी हो रही थी, तो काजी फाइज़ ईसा साहब पार्लियामेंट के इजलास में गए थे, बतौर जज, सिटिंग जज के तौर पर गए थे, और उन्होंने वहाँ पर आइन की किताब निकाल के कहा था कि जी मैं इस पार्लियामेंट और इस आइन के मुताबिक हूँ। तो अब देखना पड़ेगा कि फ़ैसला क्या आता है जब इस कानून साजी के ऊपर जो गवर्नमेंट ने की है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर आला अदलिया के जो बाकी जजेज़ हैं वो क्या फ़ैसला देते हैं, वो फ़ैसला तयन करेगा कि ये लड़ाई जो है अदलिया और पार्लियामेंट की वो कौन सा रुख अख्तियार करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। ये था जी आज का शो। मैं शो खत्म करने से पहले दोबारा से आपको गुजारिश कर दूं कि असद कैसर साहब के, मैंने उनसे चंद दिन पहले गुजारिश की थी कि वो तशरीफ लाएं। उनके स्टाफ का, रिजवान साहब का, आज सुबह उनकी कॉल आई, उन्होंने वक्त कंफर्म किया, वक्त कंफर्म था, रिकॉर्डिंग का जब वक्त हो गया तो उन्होंने फिर कहा जी आधा घंटा और ठहरता है। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है टोटल पीटीआई, खास तौर पर पख्तूनख्वा चैप्टर, और मेरा फर्ज था कि मैं उसको बयान कर देता। आपसे मुलाकात होगी अब कल शब 10 बजे पब्लिक न्यूज पे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।